हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में चौथा चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं और यह है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे और आपको बता दें कि ये पूरे क्लास 10th के हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है। और अगर ये चैप्टर पे आपका पूरा कमांड है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका काफी हेल्प करेगा, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत घटने वाली सारी घटनाओं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम बस इस चैप्टर का जो नाम देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद की उदय की कौन कौन से कारण थे। हालांकि इसमें अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से समझिए और इन तक बने रहिए, आपको टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको राष्ट्रवाद का ही मतलब समझा देते हैं कि भाई राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, और इसका मतलब यह हुआ कि सारे देशवासियों के अंदर अपने देश के प्रति जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो चेतनाएं उत्पन्न होती है, वो जब उत्पन्न होना शुरू होगा ना, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और कौन से प्रकार की राष्ट्रीय चेतना, कैसी राष्ट्रीय भावनाओं की हम बात कर रहे हैं? तो देखिए, ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, और आगे बढ़े तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, या फिर धार्मिक एकीकरण का आभास हो, धार्मिक एकीकरण का आभास हो, इस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना, इसी को हम राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, हम आपको क्या बताएं, हम ये बताएं कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, और ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें देश के सारे नागरिकों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण का आभास हो, यानी इन सारे दृष्टिकोण से भारत के सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन किस रूप में हुआ। तो आप सबको पता है कि 1498 में 1498 ईस्वी में सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डिगामा। पुर्तगाल का रहने वाला था, जिसका क्या नाम था? वास्को डिगामा। तो ये वास्को डिगामा सबसे पहले भारत पहुंचा। तो वास्को डिगामा जब भारत का खोज किया, समुद्री रास्ता से भारत तक पहुंच गया, तो सीधी सी बात है कि भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार करने के मकसद से सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ही आएगी। हालांकि पुर्तगाल के अतिरिक्त भारत में देखा जाए तो अब स्पेनिश कंपनी, स्वीडिश कंपनी, और आगे आपको बताएं कि फ्रेंच यानी फ्रांसीसी कंपनी का भी आगमन हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की कंपनी भी भारत में आई, यानी इन सारे विदेशी, सारे यूरोपीय कंपनियों का इस प्रकार भारत में आगमन हुआ। और आपको बता दें कि इसमें ब्रिटिश कंपनी जब भारत में आई तो यहां आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करके इसके माध्यम से व्यापार का काम शुरू कर दी। 1600 ईस्वी में यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश व्यापारी जो थे, ये तो आए थे व्यापार करने के मकसद से, और उसी मकसद से इन लोगों ने कंपनी की भी स्थापना कर दिया। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि भाई भारत के लोगों में, भारत के राजाओं में एकता और राष्ट्रीयता का अभाव है, तो धीरे धीरे ये लोग भारत को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास करने लगे, और ये भारत को अपना उपनिवेश बनाने में अंग्रेज जो है सफलता भी प्राप्त किए, और भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश आसानी से बन गया। इसके दो प्रमुख कारण जो है हम यहां पे आपको बता रहे हैं, यानी कि भारत में अंग्रेज तो व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन फिर भारत को अपना गुलाम कैसे बना लिए, भाई उपनिवेश कैसे बना लिए हो। इसके पीछे दो सबसे बड़ा रीजन था। एक रीजन तो यह था कि भारत के लोगों में एकता का अभाव था, यानी कि भारत के लोगों में यूनिटी ही नहीं था, भारत के लोगों में एकता ही नहीं था। और दूसरी चीज कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का भी, यानी राष्ट्रवादी जो भावना जिसके बारे में हम आपको बताएं, राष्ट्रीयता का भी अभाव था।
तो ये दो रीजन से देखा जाए तो अंग्रेजों को काफी आसान रहा भारत को अपना उपनिवेश बना लेना। आपको बता दें कि भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और यहाँ भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। उन सारे राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो आपस में मिलजुल के नहीं रहते थे, बल्कि सारे राजा एक दूसरे के अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करते थे। एक ही राजा दूसरे राजा पे अटैक कर देता था, अपने देश का ही राजा किसी दूसरे राज्य के राजा पे आक्रमण कर देगा कि उसके क्षेत्र को भी हम अपने कब्जे में कर ले ताकि हमारा साम्राज्य दूर दूर तक फैले। और ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो अंग्रेजों को बढ़िया मौका मिल गया, क्योंकि वो देख रहे थे कि राजाओं में एकता नहीं है और भारत के लोग में भी अपने देश के प्रति जो नेशनैलिटी होनी चाहिए उस प्रकार की नेशनैलिटी थी नहीं, जिसके कारण यानी राष्ट्रवादी जो भावनाएं होनी चाहिए वैसी भावनाएं थी नहीं, जिसके कारण अब अंग्रेजों को काफी आसान हुआ यहां इस क्षेत्र को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेना। अब हम आपको बताएं कि भाई भारत के लोगों में जैसे ही राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होगा तब वो समझना शुरू कर देंगे कि हम सारे बिखर कर, हम सारे अलग अलग होकर भारत को आजाद नहीं करा सकते हैं। भारत को आजाद कराने के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। तो जैसे ही लोगों में राष्ट्रीयता का प्रसार होगा वैसे ही लोगों में यूनिटी भी अपने आप आ जाएगा। तो फिर इन लोगों में राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ कैसे, यानी भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके कारणों को हमें समझना है। क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय होगा तो फिर भारत में आंदोलन भी अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो ही जाएगा। तब आइए हम आपको समझाते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को। और आपको बता दें कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण को। आज हम आपको 4 कारणों को यहां समझाएंगे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। तो सबसे पहले तो आप राजनीतिक कारण ही देख लीजिए। हम आपको बता दें कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उनकी पॉलिसीज भारत में, यानी अंग्रेज की भारत में जो प्रशासकीय नीति आ रहा था ना, यानी कि शासन चलाने के लिए जो भी पॉलिसीज अंग्रेज भारत में अपना रहे थे उस पॉलिसी के कारण भारत के लोगों में काफी आक्रोश आ रहा था। और वही आक्रोश, वही गुस्सा जो है राष्ट्रीयता के रूप में, राष्ट्रवादी भावना के रूप में बदल रहा था। आपको हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1858 की एक इवेंट बता रहे हैं। देखिए 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि संपूर्ण भारत यानी कि पूरा का जो पूरा भारत था ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। यानी कि जो ब्रिटेन में जो सरकार थी ना, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार के कब्जे में संपूर्ण भारत हो गया। अब बात ये रहा कि भाई 1858 से पहले क्या ब्रिटिश सरकार, यानी 1858 से पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन हम लोग नहीं थे क्या? देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया था और भारत में ये लोग शासन चलाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक, इससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में शासन कार्य संचालित किया जा रहा था। लेकिन 1858 में, ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और उसके बाद 1858 में पूरे भारत का जो शासन व्यवस्था का जो कार्यभार था वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया और वहां से भारत का शासन कार्य जो संचालित होना शुरू हो गया। अब हम आपको बता दें कि समय समय पर इसमें अब कौन कौन से पॉलिसीज आ रहे थे उसके बारे में थोड़ा। तो 1878 ईस्वी में देखिए क्या हुआ, एक अंग्रेजों ने पॉलिसी लाया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की मतलब ये क्या था भाई? तो पहले आप समझिए ध्यान से, वही 1850 ईस्वी के बाद से ही भारत में समाचार पत्रों का विकास जो है बढ़िया ढंग से होना शुरू हो गया था। अलग अलग क्षेत्रों से समाचार पत्र छापे जाने लगे थे और बहुत सारे हमारे जो समाचार पत्र के संपादक थे वो ऐसी ऐसी खबरें छापते थे, ऐसी ऐसी बातें छापते थे जिसको पढ़कर भारत के लोगों में राष्ट्रीयता उत्पन्न हो। लेकिन और जब जैसे ही आभास हुआ अंग्रेजों को कि इस प्रकार राष्ट्रीयता का प्रसार भारत में हो सकता है तो तुरंत अंग्रेजों ने क्या किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू कर दिया। और इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। इसके अंतर्गत ये नियम बनाया गया कि भाई कोई भी जो समाचार पत्र वो स्थानीय भाषा में समाचार पत्र को नहीं छाप सकती है।
और आपको बता दें हम कि एक पत्रिका थी भी, अमृता बाजार पत्रिका, जो बंगाली भाषा में छपती थी, वो रातों रात उसको अपना भाषा भी चेंज करना पड़ा था इस प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो अंग्रेजों का नीति था कि भाई ऐसा कानून हम बनाएंगे तो भारत में राष्ट्रीयता को हम दबा पाएंगे, लेकिन अंग्रेजों की सोच के विपरीत हुआ। इस प्रकार के कानून का विरोध भारत में किया जाना शुरू हुआ और उससे राष्ट्रीयता और भी बढ़ गया। अब आगे देखिए 1879 में अगर हम समझाएं आपको, तो 1879 ईस्वी में भारत में आर्म्स एक्ट जो है पारित किया गया। और ये कैसा कानून है, तो इस कानून के तहत कहा गया क्या कि भाई जितने मतलब भारत के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का हथियार भारत के लोगों के द्वारा रखा जाना ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भले ही अंग्रेज कोई भी बम बारूद, ठीक है, कितना भी हथियार जो अपने पास एकत्रित करके रख ले, लेकिन भारतीय व्यक्ति नहीं रखेंगे, वो गैर कानूनी जो है अंग्रेजों ने घोषित कर दिया आर्म्स एक्ट के तहत। तो इस बात का भी आक्रोश भारत के लोगों में आया। आपको बता दें कि भाई 1905 का एक घटना आप समझिए। 1905 में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अब भाई क्या कर रहा है, अब इसको समझिए। ये बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन ये किस रूप में किया, तो भाई बंगाल का विभाजन ये कर दिया देखा जाए तो सांप्रदायिकता के आधार पर। ये सांप्रदायिकता को बेस बनाकर जो है बंगाल का विभाजन ये कर दिया था। लेकिन और भारत के लोगों के सामने ये तथ्य रखा कि भाई हम बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, क्योंकि आप समझिए कि आज का जो पूरा का पूरा बांग्लादेश, फिर वो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे राज्य पहले मिलकर एक बड़ा सा राज्य बंगाल के रूप में हुआ करता था। और अंग्रेजों को डर था कि अगर भाई बंगाल से कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो गया ना तो फिर भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए वो लोग सोचा कि भाई बंगाल का ही विभाजन कर देते हैं, बंगाल बढ़ जाएगा तो फिर उतना बड़ा आंदोलन शुरू होगा नहीं। और बंगाल का विभाजन ये किस रूप में किए, जैसे मान लीजिए कि बंगाल है तो इसको ऐसे इस आधार पे लोगों ने बांटा कि एक तरफ मुसलमानों की संख्या ज्यादा रहे और दूसरे तरफ देखा जाए तो अब हिंदुओं की संख्या जो है ज्यादा रहे। इस बात पर ही लोग ध्यान देकर ऐसा विभाजन किया, क्योंकि अंग्रेजों का तो नीति ही था फूट डालो और शासन करो। ऐसा कर देने से एक तरफ मुसलमान की संख्या और एक तरफ हिंदू की संख्या जब ज्यादा रहेगा तो ये लोग आपस में ही उलझे रहेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक रीजन था। अब आपको बता दें कि अंग्रेजों के ऐसे पॉलिसीज के कारण, अंग्रेजों के ऐसी नीतियों के कारण भारत के लोगों में हमेशा काफी आक्रोश बढ़ता गया और फिर भारत के लोगों में इन्हीं नीतियों के कारण राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, यानी राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। चलिए अब हम आपको दूसरे कारण के तरफ ले चलते हैं और दूसरे कारण के रूप में हम आपको समझाएंगे सामाजिक कारण को। तो अब इसको भी आप ध्यान से समझे। भाई अंग्रेज जो भारत में थे ना, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। जस्ट आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को बाप जी समझते थे। और भारतीय को, जितने सारे भारत के लोग थे, ये भारतीय व्यक्तियों को हे की दृष्टि से देखते थे। हे की दृष्टि का मतलब कि नीच की भावना से देखते थे, ठीक है। भारतीय व्यक्ति को, भारतीय व्यक्तियों के साथ ये लोग अच्छा बर्ताव भी नहीं करते थे, बढ़िया व्यवहार भी भारत के लोगों के साथ ये लोग नहीं करते थे। आपको हम बता दें कि यहां तक ये चीजें थी कि भाई रेलगाड़ी में भी भारतीय व्यक्ति को यात्रा नहीं करने दिया जाता था। चाहे हम रेलगाड़ी में देखें, चाहे हम क्लबों में देखें, चाहे हम सड़कों पे देखें, चाहे हम होटलों में देखें, किसी भी जगह पर, ठीक है, भारतीय व्यक्तियों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करते थे, यानी कि ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यहां तक कि विदेशों में भी जो व्यक्ति रहता था ना, यानी कि विदेशों में भी जो भारतीय व्यक्ति रहता था, वहां भी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे भारतीय व्यक्ति थे और साउथ अफ्रीका में भारतीय व्यक्तियों पर तरह तरह के प्रतिबंध जो है अंग्रेजों के द्वारा
लगाया गया था। इस प्रकार भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति भी काफी खराब थी। एक चीज और, जितने सारे सरकार के ऊंचे ऊंचे पद थे, ये सारे ऊंचे ऊंचे पद जो है अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे, यानी कि ये अंग्रेजों के लिए जैसे बना हुआ था। और जितने सारे निम्न पद थे ना सरकार के, उसी पे भारतीय व्यक्तियों को बहाल किया जाता था। अब देखिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स की बहाली करने के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा ली जाती थी। और जब जहां तक बात आती है कि भाई ये सिविल सर्विस की जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, ये तो भारतीय स्टूडेंट भी पास कर सकते हैं, वो भी बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विस का परीक्षा पास कर जाना, ठीक है, भारतीय व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन था। रीजन ये तो पहला कारण कि भाई ये परीक्षा ये लोग इंग्लैंड में आयोजित करता था, ब्रिटेन में इस परीक्षा का आयोजन होता था, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं पाते थे कि वो परीक्षा दे पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति परीक्षा देने के लिए वहां पहुंच गया और परीक्षा पास कर भी गया, तो भी उसके नियुक्ति में, माने उसके सिलेक्शन में बहुत सारे प्रकार की बाधा उत्पन्न करके और उसको पद से वंचित करने का, यानी पद से दूर रखने का ही पूरा प्रयास जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। आपको एक एग्जांपल बता दे, एक व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो भारत के प्रथम आईसीएस इनको माना जाता है। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके साथ ऐसा ही हुआ, परीक्षा पास कर गए, लेकिन इनके नियुक्ति के समय तरह तरह की बाधा उत्पन्न करके और इनको पद से दूर रखने का ही प्रयास किया गया। तो ऐसी सामाजिक स्थिति के कारण भारत के लोग अंग्रेजों का काफी विरोध करना शुरू किया। और देखा जाए तो अब भारत के लोगों में इस कारण से राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। फिर हम तीसरा पॉइंट आपको समझाएंगे, और तीसरे पॉइंट के रूप में आप समझ लीजिए धार्मिक कारण को। भाई धार्मिक कारण क्या था, ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय का। तो देखिए, बहुत सारे भारत में धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब कि भाई भारत में ना जो अलग अलग प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते थे, उस धर्म में बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां विद्यमान थी। यानी कि हमारे धर्मों में बहुत सारी गलत गलत रीति रिवाज वगैरह जो है ये प्रचलित थी, ये मौजूद थी। और इन धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारा धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। और धर्म सुधार आंदोलन जो है हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुषों ने चलाया। उन महापुरुषों में देखा जाए तो कुछ व्यक्तियों का नाम हम आपको बताएंगे। जैसे हम बात करें राजा राम मोहन राय, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर का, ठीक है, या आप नाम सुने होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी हम बात कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती के बारे में भी आप पढ़े हैं कि किस प्रकार वो सती प्रथा वगैरह का विरोध किए थे। फिर वहीं देखा जाए तो अब रामकृष्ण परमहंस भी पीछे नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस का भी धर्म सुधार आंदोलनों में नाम आता है। स्वामी विवेकानंद भी इसमें काफी आगे थे। तो ये धर्म सुधार आंदोलन करने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये भारत के में धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का इन लोगों ने प्रयास किया। और इस धर्म सुधार आंदोलन में भी जब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए तो उससे भी अपने देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना लोगों में प्रेरित हुआ, उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ यहां देखें कि कुछ विदेशी विद्वानों की भी हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ विदेशी विद्वान, कुछ विदेशी दार्शनिकों की भी हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें विलियम जोन्स की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि विलियम जोन्स साहब हुए, या फिर आप लोग हिंदी में एक चैप्टर पढ़े होंगे भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कौन है, मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ जो चार्ल्स विल्किंस की जब हम बात करते हैं तो ये सारे जो व्यक्ति हैं, ये सारे जो विदेशी महापुरुष हैं, इन लोगों ने क्या किया कि भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, भारत के धर्म ग्रंथों को इन लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया। इससे भी भारत के लोगों को अपने धर्म के प्रति काफी निष्ठा की भावना उत्पन्न हुआ कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों को ये विदेशी दार्शनिक आकर उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, इसकी अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे कारणों से भी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। तो ये भी इसका एक रीजन है। फिर इसके बाद हम एक और पॉइंट आपको समझाएंगे
ये है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था भाई? राष्ट्रवाद के उदय का। तो समझिए भाई, अंग्रेजों के जब यहां पे शासन अंग्रेजों का चला करता था, उस समय भारत के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी ना, वो काफी दयनीय हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर, बहुत ही खराब हो चुका था। रीजन ये था कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप कृषि क्षेत्र की बात करें, आप उद्योग के तरफ चले जाएं, आप व्यापार की तरफ जाएं, कहीं भी आप देखें तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा कर, बहुत ज्यादा ज्यादा टैक्स और लगान जो है वो वसूला जाता था। और ज्यादा से ज्यादा टैक्स और लगान के बोझ से दबे रहने के कारण देखोगे तो भारत के लोगों का जो कंडीशन था, आर्थिक स्थिति, वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। आपको बता दें कि जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ, जब उद्योगों में बड़े बड़े मशीनों का, ठीक है, इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ, तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अब ये अंग्रेज क्या करने लगे कि भाई ब्रिटेन में जितना ज्यादा, माने ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनाई जाती थी बड़े बड़े कारखानों में, ब्रिटेन में, ठीक है, निर्मित वस्तुओं को ये भारत में मंगाने लगे और उस वस्तुओं को भारत में मंगाकर और उसे भारत के बाजारों में सेल करने लगे। ठीक है, और देखा जाए तो कुछ ही समय में भारत के जितने सारे छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे, ये सारे लघु और कुटीर उद्योग अब बंद होने के कगार पे पहुंच गए, यानी कि ये पतन इनका होने लगा, जिसके कारण भारत के काफी सारे लोग बेरोजगार भी हो गए। अब यहां पे ऐसा भी नहीं था कि अंग्रेज भारत में ही इंडस्ट्री स्थापित कर दे, भारत में ही कल कारखाना स्थापित कर देते थे ताकि उसमें लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नहीं, कारखाना इंग्लैंड में ही चलता था, वहां से निर्मित सामान को लाकर केवल भारत में सेल किया जाता था। अब आगे चले तो यहां पे हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, और ये क्या है कि भाई जितने सारा माने भारत में, जब भारत में आयात की हम बात करेंगे, यानी कि अंग्रेज जो भारत में वस्तुओं को मंगाते थे दूसरे देश से, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, कोई प्रतिबंध उस पर नहीं था। लेकिन भारत में तैयार की गई वस्तु जब भारत के लोगों को दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट करना रहता था, तो उस पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध जो है अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए थे। तो इन सारे कारणों से भी भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी आक्रोश आया और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय व्यक्ति आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए, जागरूक हुए, और ये सारे कारण है जिससे भारत के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, 1918 तक चला, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में काफी सारे आंदोलन किए गए, तो उस दौरान किए गए प्रमुख आंदोलनों की चर्चा अगले क्लास में किया जाएगा।